एपिसोड की स्टार्टिंग में ऐसा होता है। उसे वो रेडियो देकर कहता है कि सभी लोग मेरे पास क्यों आ रहे हैं। चोई कहता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। वह कहता है कि वह डिटेक्टिव वही लड़की। चोई कहता है कि चाजीवन वह किस लिए। वो डर के कहता है कि मैं बोलूँगा तो मैं बिजनेस से बाहर हो जाऊँगा। चोई कहता है कि डरने की आवश्यकता नहीं है। किम वू जिन ने जो भी कुछ रिकॉर्ड किया होता है उस रेडियो में होता है। कुछ दिनों पहले उसने दो युनसु की भी रिकॉर्डिंग की थी। रेडियो में थोड़ी देर के बाद उसे एक रिकॉर्डिंग सुनाई देती है जिसमें कहा गया होता है दो युनसु बेकी संग कैसे बना। यह सब सुनकर चोई चौंक जाता है। आपने डिटेक्टिव चाओ को बेवकूफ़ बनाना कैसे मैनेज किया। किम वू जिन ने पहले कहा था कि तुम्हारा राज मेरे पास रहेगा। इसमें दो युनसु कहता है कि जीवन मेरे बारे में कुछ नहीं जानती है, वह मेरे अतीत को नहीं जानती। वो फिर से रिपीट करके सुनता है तो यहाँ पर चोई को जीवन पे पूरा शक हो जाता है क्योंकि जीवन को पहले से पता था कि बेकी संग कौन है। यहाँ पर किम वू जिन दो युनसु से कहता है कि मैं अपनी बहन को लेकर इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है तुमने उसे बहुत हर्ट किया है। दो युनसु कहता है कि यह बहुत ही खतरनाक है, उसमें इसे शामिल होने की आवश्यकता नहीं थी। किम वू जिन कहता है कि मैं यहाँ पर शामिल क्यों हूँ। दो युनसु कहता है कि मैंने सिर्फ हेल्प करने को कहा था, यह फैसला तो तुम्हारा था। दो हैसु इंटरनेट पर कुछ ढूंढ रही होती है। वहाँ पर उसे कुछ तस्वीरें मिलती है जो कि अभी रिसेंटली दो युनसु के पापा है उसकी फोटो होती है। उस तस्वीर में उनके हाथ में वो ग्रीन वाला हाथ में पहनने वाला पट्टा होता है जो कि किम मिन सो के साथी के हाथों में था। मिस्टर चोई जीवन के पास आकर कहते हैं कि मेरे साथ बाहर आओ। मिस्टर चोई कहते हैं मेरे साथ बाहर आओ, अभी तुम यहाँ पर रहने के लायक नहीं हो। जीवन पूछ रही होती है कि आखिर बात है क्या। सभी डिटेक्टिव कहते हैं कि चोई उसका हाथ छोड़ो। चोई कहता है कि तुम्हें सब कुछ पता था। जीवन कहती है कि क्या। चोई कहता है कि तुम्हें सब कुछ पता था पहले से ही। कहता है कि हाँ या ना, तुम ये कैसे कर सकती हो। चोई को पता लगता है कि उसने सभी से ये बात छुपाई है। लियो कहता है कि मैंने कहा कि उसे जाने दो। यहाँ पर डिटेक्टिव चोई कहता है कि मेरे पीछे आओ। यहाँ पर जीवन अकेले में उनके पास जाती है। जीवन कहती है कि आपको कैसे पता चला। डिटेक्टिव चोई कहते हैं कि मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी है, बस मेरे सवालों का जवाब दो। तुम्हें कब पता चला। जीवन को तब पता चला जब दो युनसु का किडनैप हुआ था। चोई कहता है कि क्या दो युनसु को पता है कि तुम ये सब बात जानती हो। वह कहती है कि नहीं। चोई कहता है कि मेरे पास जो सबूत है उससे साबित होता है कि दो युनसु ही बेकी संग है। मैं तुम्हें बीच में नहीं लाऊंगा। कहता है कि तुम अपराधी पर दया दिखा रही हो, जो भी सोच रही हो वह झूठ है। तुम भी अपराधी बन सकती हो, क्या तुम जानती हो। जीवन कहती है कि जो हम सोच रहे हैं वह सच नहीं है। जीवन कहती है कि बेकी संग के माता पिता ने उसकी हेल्प की थी। उनके माता पिता ने राजी होकर अपने बच्चे की पहचान दी थी उसे। वह किसी को चोट पहुंचाने वालों में से नहीं है। चोई कहता है कि मुझे विश्वास नहीं है, मुझे सबूत चाहिए। जीवन रोते हुए कहती है कि सर प्लीज मेरा विश्वास कीजिए, प्लीज एक बार देख लीजिए, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। मैं उसे सही साबित कर सकती हूँ। अगर उसे पुलिस ने पकड़ लिया तो वह बच नहीं पाएगा। रोते हुए कहती है कि सबको पता लग गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी और मेरे बर्दाश्त से बाहर होगा। चोई कहता है कि कल मॉर्निंग में चोई और उसके गैंग को जब मैं अरेस्ट कर लूँगा, उसके बाद मैं दो युनसु को भी अरेस्ट कर लूँगा, तो फिर तुम इस केस से पीछे हट जाओ। यहाँ पर दो युनसु पहले एक्सचेंज में पैसे देने के लिए जाता है। जब पहला एक्सचेंज पूरा हो जाएगा तो दूसरी डील होगी, दूसरे एक्सचेंज में लोगों की डील होगी, फिर उसके बाद हमें पुलिस की आवश्यकता पड़ेगी। कहता है अगर कुछ ऐसा हुआ कि मैं पुलिस को कांटेक्ट न कर सकूं, बाकी सब कुछ तुम्हें खुद करना होगा। यहाँ पर दो युनसु उसे रेडियो रिसीवर देता है। दो युनसु ने बैग के अंदर एक डिवाइस छुपा कर रखी होती है। फिर वह डील करने आता है। पैसों से भरा हुआ बैग दो युनसु उसके पास लेके आता है। उस बैग पर दो युनसु ने रेडियो रिसीवर वाली डिवाइस लगाई होती है जिससे वो जो भी बात कर रहे होते हैं वह किम वू जिन को सुनाई देगी। फिर यहाँ पर वह मशीन से पैसे गिनता है। थोड़ी देर के बाद किम वू जिन के पास दो हैसु का कॉल आता है। वो कहती है कि सब ठीक तो है ना। किम वू जिन कहता है सब कुछ ठीक है। तो हैसु कहती है मुझे कुछ जानकारी मिली है, उस जानकारी से पहले मुझे तुमसे कुछ पूछना है। यहाँ पर ली सबको कह रहे होते हैं कि हमें जब भी सामने से रिस्पॉन्स आएगा इसलिए सभी उनके नाम और चेहरे अच्छी तरह जान लो। यहाँ पर मिस्टर चोई आकर कहते हैं कि डिटेक्टिव जीवन हमें ज्वाइन नहीं करेगी। यहाँ पर ली कहते हैं कि यह सब क्या चल रहा है। चोई कहता है दरअसल उनकी बेटी बीमार है इसलिए उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ा। जीवन आकर कहती है यूँ ना ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है, तो मैं अब ठीक हूँ, वह मेरी माँ के साथ है। चोई कहता है कुछ भी हो तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। वो लोग जो भी बात कर रहे होते हैं किम वू जिन उसे नोट करता है। यहाँ पर चाजीवन के पास दो युनसु का कॉल आता है। दो युनसु की जगह किम वू जिन बात कर रहा होता है। जहाँ उनको आना है वह एड्रेस कंफर्म करता है। कहता है कि किडनैप किए हुए सभी लोग ऑलरेडी वहाँ पर है।
यहाँ पर उन्हें एड्रेस मिल जाता है। चॉय कहता है कि इस केस से पीछे हटने की वजह जो भी देना हो दे देना। जीवन कहती है कि मेरे लिए केस सॉल्व करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इंसु कहता है कि उसके शादी के बारे में पता चला। यहाँ पर वह उनका नाम और एड्रेस पूरा पैकेज देता है जिसमें उसकी फोटो भी होती है। वो फोटो दे रहा होता है, उसी वक्त उसके पास एक कॉल आता है। बेकी सेंग के पापा का कॉल आता है। बेकी सेंग के पापा कहते हैं कि तुम्हें इतने पैसे देखकर खुश होने की आवश्यकता नहीं है। वो कहता है मैं सीधे पॉइंट पर आता हूँ। उस बदमाश आदमी से निपटने के लिए तुम्हारे पास दो वजह है। दो इंसु इस वक्त पुलिस से बात कर रहा है। कहता है कि दूसरी, उसने तुम्हें जितने पैसे दिए हैं उससे 2 गुना मैं तुम्हें पैसे दूंगा, उसे तुम मार दो। ईसंग के पापा कहते हैं कि वह पागल आदमी अपनी पहचान छुपा रहा है, पूरा यकीन है वो अकेला ही आया होगा। फिर वह कहता है कि कॉल के लिए थैंक यू। कहता है वहाँ से पैसे निकाल कर उसे वापस कर दो, अभी आगे नहीं बढ़ सकता। उसके सामने चाकू रखकर वह सवाल करता है कि तुम्हें पहाड़ पसंद है या समुद्र, तुम्हें कहाँ दफन होना है, तुम्हें पुलिस ने भेजा है क्या। यहाँ पर हीसंग उसके पापा से कहता है कि मुझे नींद नहीं आ रही है। संग कहता है मुझे डर लग रहा है, दो इंसु से लग रहा है, मुझे पता है कि वह अपनी पहचान कभी नहीं छोड़ेगा। उसके पापा कहते हैं ऐसा नहीं होगा, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर दो हिंसू की बहन आती है। हिंसू कहती है कि मुझे आपसे कुछ कहना है हिंसू के बारे में। दो हिंसू मेरा भाई है, यहाँ पर लोगों को किडनैप करके रखा होता है। वहाँ पर उसी समय पुलिस आ जाती है। वहाँ पर पुलिस सभी को पकड़ने के लिए उनके पीछे भागती है। वहाँ पर वाइन के नाम पे जो लोगों को बेचता था उसे भी जीवन किडनैप कर लेती है। जीवन कहती है आप अपनी सेफ्टी का ध्यान नहीं रख सकते। चॉय कहता है कि मुझे पता था कि उसके पास चाकू है, मुझे कुछ नहीं हुआ। जीवन कहती है अगर आपको लग गई होती तो आपको अपनी फैमिली के बारे में सोचना चाहिए ना। चॉय कहता है अगर मेरी जगह तुम्हें लग जाती तो अगली बार से ऐसा मत करना। यहाँ पर वह दो इंसु को मारता है। यहाँ पर दो इंसु नीचे गिर जाता है। तो चॉय कहता है कि मुझे एक बात पूछनी थी, तुम्हें पुलिस का साथ देकर क्या मिलता है। कहता है तुम पागल हो, तुम ये क्यों कर रहे हो, तुम्हें पुलिस यहाँ से नहीं निकाल पाएगी, समझे ना तुम। इंसु कहता है मुझे बताओ तुम्हें किसने बताया। कहता सोचो तुमने किसे बताया होगा ये सब। चोल कहता है जो कि तुम्हें भी बेच सकते हैं, पुलिस फ्रेंड जाने माने। जिस आदमी ने तुम्हें धोखा दिया है उससे मिलने के लिए जाना पड़ेगा, पर मुश्किल है। कहता है कि इसे अब बांध दो। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर किम मुजिन आता है। कहता है कौन हो तुम। किम मुजिन कहता है कि मैं बस फायर अलार्म चेक कर रहा था। यहाँ पर किम मुजिन आग बुझाने वाला जो गैस होता है वो उस आदमी पर मार देता है। कहता है कि दो इंसु जल्दी वहाँ से निकलो। उसे क्या पता दो इंसु बनता हुआ होता है। वह कहता है कि तुम्हें पुलिस का वफादार बनने की हिम्मत है, वो पागल तुम्हारी जिंदगी है ना। दो इंसु कहता है अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना मैं सारे पैसे लेकर यहाँ से तुरंत भाग जाता। तब समझ लो तुम्हारा खेल खत्म हो गया है। यहाँ पर किम मुजिन उससे बचकर भाग रहा होता है और वह आदमी उसका पीछा कर रहा होता है। वह कहती है हमें पता नहीं था तुम्हारा भाई अभी भी तुम्हारे टच में है। उसकी बहन कहती है हम 18 सालों से एक दूसरे से नहीं मिले हैं, बस रिसेंटली हमारी मुलाकात हुई थी। बेकी सेंग के पापा कहते हैं कि सच कहूँ तो यह हमारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। कहती है कि एक बात पूछूं, यूनसू ने हमारे बारे में क्या बताया है। दो हेसु कहते हैं कि आपका बेटा कोमा में है, इसलिए आपने उसे अपने बेटे की पहचान देने के लिए मान गए। उसने कहा कि आप लोग अच्छे हैं। यूसंग के पापा कहते हैं कि इतनी तकलीफ उठाकर हमारा एड्रेस ढूंढकर यहाँ पर क्यों आई हो। दो हेसु उन्हें फोटो दिखाकर कहती है कि क्या आप इसे जानते हैं। उनके पापा कहते हैं कि तो हमारे मेडिकल के यहाँ का ब्रेसलेट है, क्या आपके पास से सभी वॉलंटियर्स के 1999 से 2002 के फोटो मिल सकते हैं। संग के पिता कहते हैं कि सच में मुझे डर लगता था, जब न्यूज शुरू होती थी ऐसा लगता था कि इसमें युनसू का नाम आ सकता है। उसकी बहन कहती है कि युनसू का उसके डैड के क्राइम से कोई वास्ता नहीं था। संग के पिता कहते हैं हाँ हम जानते हैं, हमें युनसू पर पूरा यकीन है। कहते हैं तुम मुझे बताओगी इस ब्रेसलेट का इस मामले से क्या मतलब है। दो हेसु कहती है कि जून 2002 को एक आदमी मेरे पापा को श्रद्धांजलि देने के लिए वहां पर आया था। हिसंग ये सब देख रहा होता है और उसने ये ब्रेसलेट पहना हुआ था। तब मुझे समझ में आया कि वो आदमी मेरे पापा का साथी था। अगर मैंने चेहरा देख लिया होता तो मैंने उसे पहचान लिया होता। वह उस आदमी से छुपते हुए कार के नीचे छुप जाता है। फिर वो ऑनलाइन में लाइव आता है ताकि सबको पता चल जाए कि वो कहाँ पर है और वहाँ पर पुलिस जल्दी ही पहुँच जाए। कहता है ये किसी भी तरह का रेडियो शो नहीं है, यहाँ पर मैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केस के बीच में फंसा हुआ हूँ। अब अच्छा वक्त नहीं है, उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। अगर मुझे कुछ हुआ प्लीज पुलिस को इन्फॉर्म कर देना, प्लीज मेरी इतनी हेल्प कर देना। जहाँ पर गाड़ी पार्किंग होती है उसके अंदर की तरफ हूँ। फिर वह आदमी किम मुजिन को बाहर खींच लेता है। उसे पता लग जाता है कि किम मुजिन यहाँ पर है। आदमी उसका गला पकड़ लेता है और वह लाइव ब्रॉडकास्ट बंद कर देता है और वह मोबाइल नीचे फेंक देता है। यहाँ पर दो इंसु बनता हुआ होता है। वह आदमी जो कि जरूरी था जिसे वह पकड़ा जा सकता है, वह सब एक साथ रख कर उसके ऊपर पेट्रोल डालता है। वह कहता है तुमने मुझे धोखा दिया,
इसलिए ये मैं सब कर रहा हूँ बेवकूफ तुम्हारी वजह से। तुम्हें पता है ना, मैं चाहता हूँ तुम मर जाओ बहुत ही बुरे तरीके से। तो इंसु कहता है मुझे मारने से पहले मुझे ये बताओ तुम्हारे पास किसका फोन आया था। मुझे पता है ये जानकर मुझे बहुत दर्द होगा, पर वह बताता नहीं है। उसने जो वॉइस ट्रैकर लगाया होता है वह तोड़ देता है और वो वहां से जा ही रहा होता है। लाइटर से दो इंसु को जलाने ही वाला होता है। उसी वक्त वहां पर जीवन आ जाती है। हमारा हीरो जीवन को ही देख रहा होता है। यहाँ पर पुलिस वाले को वे किडनैप किए हुए लोग मिल जाते हैं। ली कहते हैं कि जासूस चा कहाँ पर है। जोई कहते हैं कि कॉल आया था, उसकी बेटी का बुखार बढ़ गया था इसलिए मैंने जाने के लिए कहा। ली कहते हैं कि मुझे समझना चाहिए था। ली कहते हैं मुझे पता है तुम्हारे पास कोई तो रीजन होगा, झूठ बोलने की कोई तो वजह होगी। जीवन ने कहा था कि मेरा काम अभी तक खत्म नहीं हुआ, मुझे चेक करना है वह ठीक है या नहीं। जोई कहते हैं कि पुलिस होने के नाते मैं दो इंसु को कल सुबह गिरफ्तार करूंगा, इसलिए आज जितना समय बिताना है बिता लो। जीवन दो इंसु को देख रही होती है। दो इंसु कहता है जीवन तुम्हें पता था। यहाँ पर जीवन का ध्यान हट जाता है और वह जीवन को मारने लगता है। दो इंसु कहता है कि रुक जाओ। दो इंसु बहुत ही गुस्सा हो जाता है और इतना जोर लगाता है कि वे रस्सियाँ टूट जाती है और वह उसे मारने लगता है। थोड़ी देर के बाद जीवन कहती है कि यह सब करने का वक्त नहीं है, अभी पुलिस यहाँ पर किसी भी वक्त आती ही होगी, जल्दी करो उठ जाओ, तुम घर नहीं जा सकते। डिटेक्टिव चोई के पास सबूत है कि तुम ही दो इंसु हो, तुम्हें वह कल अरेस्ट कर सकते हैं। तुम अब जाओ यहाँ से, जितना दूर हो सके चले जाओ। क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। रोते हुए कहती है कि ऐसी जगह चले जाओ जहाँ पर मैं भी तुम्हें खोज न पाऊँ और फिर से कभी मेरे सामने मत आना। तुम्हें अपनी बहन के लिए पूरी जिंदगी जेल में बितानी है, मैंने कहा ना जाओ यहाँ से। यहाँ पर पुलिस उसे पकड़ कर ले जाती है। यहाँ पर किम्बू जिनकी जान बच जाती है। वह भागते हुए दो इंसु के पास जाता है, पर वहाँ पर जीवन होती है। वह पुलिस को फोन करती है उसको अरेस्ट करने के लिए। दो इंसु उसे याद कर रहा होता है और उसे पता लगता है कि वह ऐसा क्यों कर रही थी। उसने जो कुछ कहा था वह याद करता है। यहाँ पर दो इंसु जीवन को कॉल करता है, पर जीवन कॉल उठा नहीं रही होती है। बहुत सारी कॉल इग्नोर करने के बाद वह उससे मिलने आती है। जीवन कहती है ऐसा तुम क्यों कर रहे हो, तुम बैकी सॉन्ग बनकर नहीं रह सकते, तुम पकड़े जाओगे तो फिर तुम भाग जाओ। जीवन कहती है मैं तुम्हें जाने तो दे रही हूँ और मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। दो इंसु कहता है अगर तुम्हें पता था तो तुमने मुझे छोड़ क्यों नहीं दिया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहती है तुम्हें समझ में नहीं आता, मैंने ये सब तुम्हें बचाने के लिए किया, तुम्हें ये सब कुछ समझ में क्यों नहीं आता। दो इंसु कहता है आई एम सॉरी, जीवन मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। हमारा हीरो काफी रो रहा होता है। दो इंसु कहता है जीवन मैं घर जाना चाहता हूँ। दो इंसु की बहन कहती है प्लीज आप मेरी हेल्प कर दीजिए। ईसन के पापा कहते हैं मैं देखता हूँ, पर तुम ज्यादा उम्मीद मत रखना, तुम 20 साल पुरानी फाइल की बात कर रहे हो, मुझे नहीं लगता कि वो फाइल मेरे पास होगी, उस फाइल का मिल पाना बहुत ही मुश्किल है। दो इंसु कहती है मुझे पूरी खुशी है कि आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर यहाँ पर दो इंसु जा रही होती है। यहाँ पर ईसन की माँ कहती है कि जिसे तुम मिली थी उसके बारे में कुछ अजीब बात लगी जिससे मेरा हस्बैंड उसे जल्दी पकड़ पाए। यहाँ पर हीसंग दो हेसु को देख रहा होता है। हेसु कहती है वैसे तो मुझे कुछ अजीब नहीं लगा, पर उसका लेफ्ट थंबनेल बहुत ही छोटा था, जैसे कि उसे नाखून चबाने की बहुत ही बुरी आदत थी। इससे पता लगता है कि वह और कोई नहीं हीसंग ही होता है। जिसने दो हेसु के हाथ पे कुछ लिखा होता है वह और कोई नहीं हीसंग होता है। यहाँ पर किम मिनस्योक आया था, वो भी वहाँ पर आया था। दो मिनस्योक का शादी और कोई नहीं हीसंग ही होता है, जिसने दो मिनस्योक का खून किया है। यहाँ पर पुलिस उसे किडनैप कर लेती है। यहाँ पर उसे पुलिस के पास चाबी दिखती है। फिर वो ऐसा बहाना करता है जैसे कि उसे बहुत दर्द हो रहा है, तो वो पुलिस वाला नीचे झुकता है। वो पुलिस वाले को बेहोश कर अपनी हथकड़ी खोलकर भाग जाता है। जल से भागकर वह फोटो निकालता है। उस फोटो में और कोई नहीं हीसंग होता है। कहता है कि इसका मतलब है कि अभी भी मेरे पास एक चांस है। यहाँ पर उसके बेटे को नाखून चबाने की बहुत ही बुरी आदत है। हीसंग के पापा कहते हैं कि शांत हो जाओ। हीसंग की मॉम कहती है कि पॉलिस्ट अगर तुम इसे नहीं ढूंढोगे तो वह कैसे भी उसे ढूंढ लेगी। कहता है ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि ये दो मिनस्योक का साथी है, वो लड़की बस झूठ बोल रही थी। हीसंग की माँ कहती है कि दो मिनस्योक को पता लग गया तो वह शांत बैठेगा, तुम्हें लगता है कि वह हीसंग को जिंदा छोड़ेगा। हीसंग के पापा कहते हैं कि मैंने दो इंसु का बंदोबस्त कर लिया है। वह कहती है कि तुम्हारा मतलब क्या है। उसके पापा हीसंग से कहते हैं अपना हाथ मुंह से निकालो। 2 बार उसके पापा हाथ निकालने को कहते हैं मुंह से, पर उसे बहुत ही बुरी आदत होती है। यह सब देखकर उसके पापा गुस्सा हो जाते हैं और उसे जोर से थप्पड़ मारते हैं। उसकी माँ कहती है उसे मारने से क्या होगा, मत मारो, तुम्हें समझ नहीं आता, उसे मारने से कुछ नहीं होने वाला। वह कहता है कि उस दिन दो इंसु ही क्यों था जो कि मेरे कार के सामने आया। यहाँ पर पास्ट में हीसंग किसी से बात कर रहा होता है। वो उसी से बात कर रहा होता है जिससे दो इंसु ने डील की थी। उससे बात करता है, कहता है मुश्किल है पर मुझे करना होगा। हीसंग कहता है सुनो मुझे बताओ वो आदमी कैसा था। कार चलाते हुए
वह थोड़ी सी आंखें बंद करता है, तभी कार के सामने दो इंसू आता है और उसकी टक्कर हो जाती है कार से। फिर कहता है कि वह मरने के बाद भी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। वह सोचता है कि शायद वह मुझे मारने के लिए कुछ भी कर सकता है। दो मिनस्यूक ने जो कुछ कहा मैंने वही किया। मुझे आपको मारने की धमकी दी थी, अगर मैं उसकी बात नहीं मानता तो वो आपको मार देता। मैं बहुत ही डर गया था। वो रोता है और कहता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पास्ट की कहानी जब दो इंसू छोड़ा था तो मिनस्यूक उसे पकड़ के कहता है कि तुम यहाँ पर रहोगे तो तुम मर जाओगे। थोड़े आगे जाते ही एक दरिया मिलेगा। दो इंसू ये सब जीवन को बता रहा होता है। तब वह 10 साल का था। मेरे पास कोई भी यादें नहीं है। जीवन कहते हैं उसके पहले की कोई भी यादें नहीं है। जैसे कि तुम उस जंगल में क्यों थे? दो इंसू कहता नहीं जानता, मैं गुम हो गया था और ऐसा लग रहा था कि मैं फंस गया हूँ किसी गहरी खाई में। मुझे अच्छा लगा कि ये जानकर कि मेरे पापा मुझे बचाने आए थे। बस मेरे पास वही यादें हैं। जीवन कहती तुमने ये घड़ी अभी तक क्यों पहनी हुई है? मुझे अच्छा लगता है जब तुम्हें पता चलता है कि मैं कहाँ पर हूँ और तुम मुझे कब से फॉलो कर रही हो। जीवन कहती है कि जब तुम उस दो येसु से मिले थे उस खंडर बिल्डिंग में, तब मैं भी वहाँ पर थी। तब तुमने उससे कहा था कि तुमने मुझे कभी प्यार नहीं किया। शब्द सुनने के बाद ऐसा लगा कि पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। ये सब सुनकर हमारे हीरो के आंखों में आंसू आ जाते हैं। जीवन कहती है तुम रो क्यों रहे हो? युनसू कहता मुझे नहीं पता। कहती है कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम हमेशा चाहते थे कि मैं खुश रहूं, है ना? जीवन कहती है कि जब मैं एक स्टूडेंट थी तब तुम लाइब्रेरी के बाहर मेरा इंतजार करते थे। तब मुझे एहसास हुआ कि तुम मुझसे बहुत ही प्यार करते हो। पापा गुजर गए, ऐसा अचानक मैं बहुत ही अकेली हो गई, बहुत ही परेशान थी और बहुत ही दुखी थी। जब मैं रोती थी तो तुम मुझे दूसरे लोगों की तरह लेक्चर नहीं देते। तुमने कुकिंग की क्लासेस की, मेरे लिए खाना बनाया और मैं धीरे धीरे काफी ठीक हो गई। जीवन कहती तुम प्यार करते हो, मुझे महसूस होता है। दो इंसू कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये सब सुनकर जीवन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो दोनों बात कर रहे होते हैं। वहाँ पर थोड़ी देर के बाद मिस्टर चोई आते हैं। यहाँ पर दो येसु कहती है तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? उस रात क्या हुआ? तुम्हें सब कुछ बताना था ना मुझे। तुम्हें पता है ना मैं इंसू को नहीं बुला सकती थी, एटलीस्ट तुम मैसेज कर देते। वो कहता है कि मेरा फोन टूटा है। तो येसु कहती है तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? इंसू का क्या, वह ठीक तो है ना? वो कहता है कि मुझे नहीं पता। कहता है कि जीवन को सब पता चल गया है। यहाँ पर दो इंसू सो रहा होता है। यहाँ पर जीवन किसी से कॉल पे बात कर रही होती है। सर से कहते हैं मुझे आपसे एक फेवर चाहिए, ज्यादा हंगामा मत कीजिएगा, उसे शांति से लेकर जाइएगा। मैं उसके साथ बाहर आती हूँ 30 मिनट में। 30 मिनट के बाद दो इंसू को मिस्टर चोई के पास ले जाती है।